डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं विश करती हूँ कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए असमानता से, गरीबी से, इग्नोरेंस से और प्रदूषण से। देखिए, प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और हमें देश को ही नहीं, हमारी इस प्यारे से नीले ग्रह पृथ्वी को भी प्रदूषण से और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से फ्री करना होगा। ओके, तो आज आइए हम फिर से सोशियोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति या कल्चर। देखिए बच्चों, आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो सिर्फ मेरे से पढ़ना ही पसंद है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आप हमें एक्सप्लेन करती है तो ज़्यादा समझ में आता है। तो हियर आई एम। इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं अपने एक टीचर के कर्तव्य को निभाते हुए एक टॉपिक पर आपसे एक छोटी सी टॉक करूंगी और समझाने का प्रयास करूंगी बहुत ही आसान भाषा में कि संस्कृति क्या होती है। आइए हम संस्कृति की सबसे लोकप्रिय डेफिनेशन को देख लेते हैं। संस्कृति को एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव शास्त्री और समाजशास्त्रियों ने डिफाइन किया है। उनमें एक सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है जो आपको कई बार एग्जाम में इस तरह से आ जाती है कि निम्नलिखित रूप से संस्कृति को किसने परिभाषित किया है। तो आइए टाइलर की दी हुई इस डेफिनेशन को देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट या मानव शास्त्री टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं इसी प्रकार की अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो देखिए, टाइलर की परिभाषा बहुत ही व्यापक है और मानव शास्त्रीय दृष्टि से उन्होंने ये कहा है कि संस्कृति में हमारी नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज, हमारा बिलीफ, आर्ट मतलब संस्कृत, आर्ट मतलब कला, आचार, कानून, प्रथाएं मतलब ट्रेडिशंस, कानून मतलब लॉ, और इसी प्रकार की अन्य हमारी कैपेबिलिटीज, क्षमताएं जो मानव की हैं और उसकी हैबिट्स, इन सब का स्टडी करते हैं और मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते इनको प्राप्त करता है। तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कल्चर। मतलब कल्चर में सब कुछ शामिल हो गया है। आप देखिए, ज्ञान, विश्वास, कला, आचार मतलब बिहेवियर, कानून, प्रथाएं हमारी, इसी तरह इंसानों में जो एबिलिटीज हैं या उनकी जो हैबिट्स है, जो सोसाइटी का मेंबर होने के कारण वो जो इन हैबिट्स को वो सीखता है और उसकी जो क्षमताएं हैं, इन सभी को हम कल्चर कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कल्चर क्या होती है। कल्चर होती है इंसान की वो सब कैपेबिलिटीज और हैबिट्स जो कि सामाजिक रूप से अप्रूव्ड है, जिनको वो सीखता है, इन सभी को हम कल्चर कहते हैं। फिर चाहे वह नॉलेज हो, साइंस हो, आर्ट हो, मैजिक हो, इन सबको हम कल्चर कहते हैं। तो टाइलर की डेफिनेशन देखने के बाद, ईबी टाइलर की डेफिनेशन देखने के बाद हम एक दूसरी डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्योंकि जैसा देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ सोशियोलॉजी में या सोशल साइंसेस में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको डेफिनेशंस को जरूर लिखना चाहिए, ऑथर्स की रेफरेंसेस आपको देने चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है हर्स्कोविस्ट की। हर्स्कोविस्ट कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कल्चर इज ए मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब देखिए, एनवायरमेंट के बच्चों दो हिस्से होते हैं। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण जो नेचर ने बनाया है, पेड़ पौधे, हवा, ये सब, हर एक जगह का पर्यावरण अलग होता है ना, प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा मैन मेड एनवायरमेंट, मतलब मनुष्यों ने जो वातावरण बनाया है, जैसे भारतीय संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, ये सब पर्यावरण किसने निर्मित किया? मनुष्यों ने। ग्रामीण संस्कृति, जनजातीय संस्कृति। तो देखिए, मनुष्य के पास दो तरह के एनवायरमेंट होते हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मैन मेड एनवायरमेंट या मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण तो देखिए, पेड़ पौधे हैं, हमारे मौसम है, या फिर कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, ये तो प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाया है। लेकिन वहाँ की परंपराएं, प्रथाएं, जीवन शैली, रहन सहन, कैसे कपड़े पहनेंगे, ये सब मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य द्वारा बनाए गए पर्यावरण को ही हम संस्कृति कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर डेफिनेशन है। जैसे अमेरिका में
तो वहाँ गर्ल्स क्या पहनेंगी, वहाँ शॉर्ट कपड़े पहन सकते हैं, वहाँ विवाह की प्रणालियाँ अलग है, वहाँ माता पिता को दहेज नहीं चुकाना पड़ता, बच्चे अपने आप शादी करते हैं। इंडिया को लीजिए आप, पूरे कपड़े पहनने हैं आपको, साड़ी पहननी है आपको। हालांकि बदलाव आ रहे हैं, देखिए हालांकि बदलाव आ रहे हैं, हम भी पश्चिमी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं अब, मतलब अनुकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है हमारा, लेकिन फिर भी भारतीय समाज के मूल्य अलग हैं। अभी भी आप देखिए ग्रामीण भारत में प्रथाएं, परंपराएं, व्रत, त्योहार, तो ये सब वहां नहीं होता है। वहां पर तो एक व्यक्ति अपने जीवन में 3-4 शादियां कर लेता है, लेकिन अगर भारतीय परंपरागत समाज की बात करें तो बहुत सारी ऐसी उच्च जातियां जिनमें एक ही विवाह का नॉर्म अभी भी फॉलो किया जाता है। बदलाव आ रहे हैं, लेकिन विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। तो ये सब कल्चर का हिस्सा है ना। तो कल्चर है वो मनुष्य ने निर्मित किए, और प्रत्येक समाज की संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट होती है, अलग होती है एक दूसरे से। जैसे यूरोप की संस्कृति भारतीय संस्कृति से भिन्न है, और भारत में भी दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर भारत की संस्कृति से अलग है। या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर मात्र सत्तात्मक परिवार है, वहां दहेज प्रथा नहीं है। लेकिन अगर उत्तरी भारत की बात करें हम, तो दहेज प्रथा है और महिलाओं की निम्न स्थिति भी है। तो इस तरह से कल्चर है ना, वो मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण है कल्चर, और उसी में हम जीते हैं, उसी के अनुसार हमारी जीवन शैली होती है। ये देखिए आप, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अगली परिभाषा हम रॉबर्ट बिरस्टिड की देख लेते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा है। रॉबर्ट बिरस्टिड कहते हैं, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। देखिए बिरस्टिड कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है, मतलब कल्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि उसमें देखिए भौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति, कई तत्व होते हैं संस्कृति के, तो वह कॉम्प्लेक्स है, और उसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन पर हम विचार करते हैं, मतलब हमारे जिन पे विचारधारा है, जैसे हमारे मूल्य, कैसे मूल्य, सत्य, ईमानदारी, ये सब, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों से कैसे व्यवहार करें, ये हमारी कल्चर निर्धारित करती है। लड़कियों को किस तरह से उठना चाहिए, बैठना चाहिए, हंसना चाहिए, ये कल्चर द्वारा निर्धारित होता है। और फिर वो कहते हैं कि समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, मतलब वे वस्तुएं जो समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि आपके पास होनी ही चाहिए, इन सबको हम कल्चर कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के रूप में आपके पास क्या क्या होने चाहिए, आपके कैसे विचार होने चाहिए, मतलब आपको ओबीडियंट होना चाहिए, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, ये सब कल्चर का हिस्सा है। आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोगों की बात करें तो वहाँ पढ़ाई के जैसा कुछ नहीं, वहाँ कल्चर का हिस्सा ये है कि आपको शिकार करना अच्छा आना चाहिए। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, मतलब सभ्य समाज में, आधुनिक समाजों में, तो आपसे कई प्रकार के व्यवहारों की अपेक्षा की जाती है कि पार्टी में कैसे व्यवहार करना है, भोजन कैसे करना है, आपको मेहमान अगर आपके घर में आते हैं तो किस तरह से आप उन्हें ग्रीट करेंगे, दूसरे के घर जाएंगे तो किस तरह का आपको बिहेवियर करना चाहिए, ये सब। अब हम ये बात करते हैं कि कल्चर के प्रकार कौन से हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कल्चर के दो प्रमुख प्रकार हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति को हम मटेरियल कल्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम उन सब मटेरियल्स को शामिल करते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं अपनी विकास की जर्नी के दौरान, जैसे कि हमारे हथियार, औजार, बर्तन, हमारे वस्त्र आदि। कहने का मतलब हुआ कि सोसाइटी में तकनीक जो विकसित हुई है वह भौतिक संस्कृति है। जैसे कि आपकी किताबें, आपके पेन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका स्कूटर, ये सब भौतिक संस्कृति के हिस्से हैं। मतलब जो भी वस्तुएं हैं, अगर गर्ल्स हैं तो वो जो अपने इयररिंग्स पहनती है, मतलब ज्वेलरी हुई, आपके वस्त्र हुए, ये सब भौतिक संस्कृति के हिस्से हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं भौतिक संस्कृति मतलब वे सब वस्तुएं। अब देखिए मनुष्य तो है जिन्होंने इन वस्तुओं को बनाया है। पहले तो हम पत्तल में खाना खाते थे, अब देखिए कितने खूबसूरत बर्तन आ गए हैं आपके पास, यूटेंसिल्स आ गए हैं, ये सब कल्चर का हिस्सा है। और फिर बर्तनों पर जो कारीगरी है, जो उनकी सुंदर डिजाइन है, आपके हाउस की डिजाइन है, पहले हम झोंपड़ी में रहते थे तो वो भी एक कल्चर था आदिम समाज में, और आप खूबसूरत विलास में, आप मैंशंस में रह रहे हैं, तो ये सब भी कल्चर का हिस्सा है। होटल हुए आपके, मतलब जो भी मनुष्य ने बनाया है वह सब भौतिक संस्कृति है। हम ये देखते हैं
कि भौतिक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि भौतिक संस्कृति को देखा जा सकता है, मतलब भौतिक संस्कृति कॉन्क्रीट है, मूर्त है, वो देखी जा सकती है। वे जैसे कि आपका पेन, आप देख सकते हैं ना, इसे आप इसे छू सकते हैं, मतलब आपके सेंसरी ऑर्गन से आप उन वस्तुओं को देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम मूर्त, आप मूर्ति से याद रखिए, जैसे मंदिर में ईश्वर की मूर्ति को आप देख सकते हैं ना, वैसे ही भौतिक संस्कृति में वे सब वस्तुएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जैसे मेरा ये बैच देख पा रहे हैं, तो ये भौतिक संस्कृति का हिस्सा है, हालांकि अभौतिक संस्कृति का भी है। कैसे? क्योंकि इसके साथ एक सम्मान के विचार हमारे जुड़े हुए हैं, तो विचार है, ये अभौतिक है, ये ध्यान रहे आपको। दूसरा, भौतिक संस्कृति को नापा जा सकता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के मकान थे, नालियां किस प्रकार की थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, या फिर पहले एक नोकिया का फोन आता था या पेजर आता था, अब उससे विकसित क्या आ गया, आपके पास आईफोन आ गया। तो आप मेजर कर सकते हो ना, पहले किस तरह की गाड़ियां थी, ऊंट गाड़ी से व्यक्ति चलते थे, और अब देखिए बड़े शहरों में मेट्रो आ गई है ना, या फिर हम ये कहें रॉकेट से स्पेस क्राफ्ट आ गए। अब तो आपने देखा होगा जेफ बेजोस है और एलन मास्क है, ये सब तो अंतरिक्ष में अब टूरिज्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हम हमारी भौतिक संस्कृति के विकास को माप सकते हैं कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो निम्न स्तर की थी, और अब बहुत ही उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी है हमारे पास। पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन होते थे, और अब आपके पास मोबाइल फोन्स को सैटेलाइट फोन से, तो इनको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भौतिक संस्कृति है उसकी उपयोगिता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे पहले टाइपराइटर होता था, वर्तमान में कंप्यूटर्स हैं, तो बताइए किसकी उपयोगिता ज्यादा है? अब टाइपराइटर का कोई महत्व नहीं रहा, है ना। इसी तरह से अब कोविड टाइम्स में देखिए आप, ऑनलाइन टीचिंग का कितना महत्व हो गया है। आपको बिल भरना हो तो आप पेटीएम करते हैं, है ना, कितने सारे ऐप्स आ गए हैं, तो आप उपयोगिता का इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। फिर भौतिक संस्कृति है, ये शीघ्र परिवर्तनशील है। अब आप देखिए कितनी सारी पुरानी चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी किसी समय में, और अब वो उनका कोई महत्व नहीं रह गया उनका। जैसे कंप्यूटर्स भी आप देखिए बच्चों, पहले किस तरह के कंप्यूटर्स थे, अब एलईडी कंप्यूटर्स आ गए। मोबाइल फोन को देख लीजिए, टच स्क्रीन मोबाइल फोन आ गए, पुरानी टेक्नोलॉजी अब किसी काम की नहीं है। इसी तरह से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते हो, आप उनकी एक लिस्ट बनाइए, है ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो चीजें थी कभी बहुत महत्वपूर्ण थी और अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। तो भौतिक संस्कृति है, ये शीघ्र परिवर्तनशील है। देखिए शीघ्र परिवर्तनशील है, देखिए जैसे पहले देखिए अखबार की आप हार्ड कॉपी पढ़ते थे, अब आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हैं। पहले अंतर्देशीय पत्र लिखते थे माता पिता, या टेलीग्राम करते थे डाकघर से, अब कोई टेलीग्राम नहीं करता, अब ईमेल कर देते हैं फटाफट। तो देखा आपने किस तरह से ये बदल रही है शीघ्रता से। फिर भौतिक संस्कृति का प्रसार बहुत आसान है, मतलब कोई भी नया आविष्कार होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फटाफट पहुंच जाता है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में। अब कोविड वैक्सीन को ही देख लीजिए, ये भौतिक संस्कृति का ही तो हिस्सा है। अमेरिका में बनी, भारत में आ गई फटाफट, या भारत में कोई वस्तु बनी तो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज को या यूरोप को भारत ने एक्सपोर्ट किया। स्टीव जॉब्स की आईफोन कंपनी का मोबाइल फोन हम सभी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये जल्दी प्रसार होता है इसका, लेकिन विचारों का जल्दी प्रसार नहीं होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं अभौतिक संस्कृति क्या होती है। तो देखिए बच्चों, भौतिक संस्कृति में हमने देखा भौतिक वस्तुओं को हम शामिल करते थे। अभौतिक संस्कृति में हमारे विचार, विश्वास, मूल्य, प्रथाएं, कानून आदि सम्मिलित हैं। भौतिक संस्कृति की जस्ट ऑपोजिट है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मूर्त थी, मतलब कॉन्क्रीट थी, लेकिन अभौतिक संस्कृति है ये अमूर्त है, मतलब देख नहीं सकते। क्या आप विचारों को देख सकते हो? विचार, व्यवहार, मूल्य, इनको हम नहीं देख सकते, इनको हमें अपनाना होता है, हमें फॉलो करना होता है। और जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग, आप इसको कैसे मेजर करेंगे बताइए? नहीं कर सकते ना। इस तरह से हमारे धार्मिक विश्वास, विचार, मूल्य, परंपराएं, एटिकेट्स, ये सब हम ना ही तो नाप सकते हैं और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि देशभक्ति, क्या देशभक्ति आपको दिखाई देती है? नहीं, ये सिर्फ महसूस करने की बात है
कि राष्ट्र ध्वज का क्या महत्व है ना। तो ये हमारे मूल्य हैं, एक्चुअली मूल्य, हमारे विश्वास, हमारे आदर्श जिन्हें हम कहें। जैसे ही राष्ट्रगान बजता है आप सब खड़े हो जाते हैं। तो ये सब हमारी विचारधारा है, ये हमारी मान्यताएं हैं। मतलब तो अभौतिक संस्कृति होती है वह एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब अमूर्त होती है। यू कांट सी, आप देख नहीं सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हैं राष्ट्रीयता क्या है। उदाहरण के लिए, फिर इसको आप माप नहीं सकते। क्या आप नाप सकते हो कि कौन देशभक्त है, कौन कितना देशभक्त है? नहीं, इसलिए हम इसे मेजर नहीं कर सकते। सत्य, कितना सत्य कोई बोल रहा है, कैन यू मेजर इट? नहीं, आप नहीं नाप सकते। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को नाप सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक जो उपकरण है वो दूसरे से किस तरह से बेहतर है। तो आप विशेषताएं बताकर आप ये बात बता सकते हैं। फिर देखिए, अभौतिक संस्कृति है, उसकी मूल्यांकन या उपयोगिता को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे जैसे मैंने कहा आप मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अभौतिक संस्कृति बहुत ही धीमी गति से बदलती है, क्योंकि विचार, विश्वास, मूल्य इनको बदलना देखिए बहुत कठिन होता है। जैसे उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में एक ग्रामीण महिला एरोप्लेन से जा रही है, लेकिन उन्हें घूंघट निकाला हुआ है, क्योंकि उनके साथ उनके ससुर जी हैं या उनके जेठ जी हैं। तो ये विचार आप नहीं बदल सकते। आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि मोबाइल घूंघट में महिला मोबाइल फोन पर, आईफोन है उसके पास, मोबाइल फोन पर वो बात कर रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे विचारों को हम बहुत जल्दी नहीं बदल सकते। भारतीय समाज में एक लड़की है ना, वो गजेटेड ऑफिसर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन तो भी उसे विवाह में वही रस्में अदा करनी पड़ेगी जो परंपरागत रूप से है। दहेज प्रथा भी है, वहां उसको घूंघट भी निकालना पड़ेगा। तो ये सब, या फिर उसे करवा चौथ का व्रत भी करना है। इस तरह हम देखते हैं कि अभौतिक संस्कृति बहुत ही धीमी गति से बदलती है, जबकि भौतिक संस्कृति बहुत ही शीघ्रता से बदलती है। अभी भी भारतीय समाज में आप देखिए, कितना भी पश्चिमीकरण हो जाए, लेकिन विवाह प्रणाली, परिवार, जन्म के उत्सव, होली, दीपावली हम उसी तरह से मनाते हैं। तो अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से आता है। हमारे विचार बहुत धीमी गति से बदलते हैं, जबकि हम वस्त्रों को, टेक्नोलॉजी को फटाफट बदल लेते हैं। एक पुराना फोन है, उसकी जगह हम नया फोन ले लेते हैं, लेकिन हमारे विचार वहीं रहते हैं। हमारा रिलीजन है, हम उसी को फॉलो करते हैं, या फिर हमारे ट्रेडिशंस को ही हम फॉलो करते हैं। महिलाएं हैं, सरकार ने दे दिया कि आपको प्रॉपर्टी में राइट है, लेकिन महिलाएं संपत्ति में अपना दावा पेश नहीं करती पीहर पक्ष के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, उनका पीहर से संबंध खराब हो जाएंगे। मतलब विचार नहीं बदल रहे हैं अभी भी। अब आप देख लीजिए ना, बेटे की चाह में, मतलब भारतीय परिवारों को बेटा ही चाहिए, तो सरकार कितने प्रयास कर रही है कि माता पिता अपने विचार बदलें, कि बेटियां भी बेटों जैसी हो सकती हैं, बेटियां भी बेटों जैसी हो सकती है, बेटों से भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन इन विचारों को बदलना कितना मुश्किल हो गया है ना। टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ माता पिता गर्भ में ही पता कर लेते हैं कि फीटस क्या है, गर्भस्थ शिशु क्या है, लड़का है या लड़की है। अगर वह लड़की है तो उसे टर्मिनेट कर देते हैं गर्भ को। तो बच्चों देखिए, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन विचार नहीं बदल रहे हैं अभी भी, है ना। तो अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत धीमी गति से आते हैं। तो ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया ना आपको कि सोनोग्राफी मशीन से बच्चा जो गर्भ में है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करके अगर फीमेल फीटस है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, लेकिन विचारों में बदलाव नहीं आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लोग। इस चीज को भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को लेकर जो अंतर है, जो गैप है, इसी को ऑगबर्न ने कल्चरल लैग कहा, सांस्कृतिक पिछड़ापन। अर्थात परिवर्तन की गति में भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है। हम टेक्नोलॉजी तो नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन हम विचार नहीं बदलते। अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है बदलाव में। इसी को ऑगबर्न ने क्या कहा? सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग, द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग उन्होंने प्रेजेंट की, है ना। तो आगे हम संस्कृति की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नई क्लास में देखेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। ओके, सो टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।